नमस्ते। तो अब अध्याय 4 में हम पढ़ने वाले हैं एक कविता अमेंडा। यह लिखी है रॉबिन क्लेन ने। तो पहले हम इस कविता के कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रॉबिन क्लेन बच्चों की किताबों के ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं। यानी कि रॉबिन क्लेन जो है इस कविता के कवि, वह बच्चों के लिए किताबें लिखती है और ऑस्ट्रेलियाई लेखक है। यानी कि इनका जो जन्म था वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनकी वर्णनात्मक शैली और विशद कल्पना ने पीढ़ियों से पाठकों का मनोरंजन किया है। यानी कि जो इनकी वर्णन करने का तरीका है और जो इनकी विशद कल्पना है, यानी कि जो इनकी उज्जवल कल्पना है, उसकी वजह से कई पीढ़ियों ने, जो रीडर्स हैं यानी कि पाठक, यानी कि जो लोग कविता पढ़ रहे हैं, तो उनकी कई पीढ़ियों का मनोरंजन हुआ है इनकी कहानियों से, कविताओं से। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन हम समझते जाएंगे कि क्या लिखा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, यानी कि अमेंडा अपने नाखूनों को मत काटो। नेल्स यानी कि नाखून। तो अमेंडा अपने नाखूनों। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच यानी कि जब आप ऐसे हल्का सा कुबड़ा बन के बैठते हैं, तो अपने जो शोल्डर्स हैं यानी कि जो आपके कंधे हैं, उन्हें कुबड़ा बनाकर मत रखो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्लाउचिंग यानी कि झुकना। झुकना बंद करो अमेंडा और सीधे होकर बैठो। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो कुछ यहाँ पे लाइनें हैं, वह एक कोष्टक के अंदर है, ब्रैकेट्स के अंदर है। तो ये हमें जो ये लाइनें ही बताती हैं कि अमेंडा जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, वो क्या सोच रही है। तो देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। लैंग्विड का मतलब होता है सुस्त, और एमरल्ड सी यानी कि पन्ने के रंग का जो एक सी होता है, यानी कि पन्ना जो एक रंग है एमरल्ड। तो पन्ना रंग का जो समुद्र है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि एक सुस्त पन्ने रंग का समुद्र, जहां पर वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल इनहेबिटेंट का मतलब होता है अकेली निवासी। इनहेबिटेंट मतलब निवासी, जहाँ पे कोई इंसान रहता है। तो अब अमांडा कह रही है कि एक सुस्त पन्ने रंग का समुद्र है जहां पे मैं अकेली निवासी हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। एक मत्स्यांगना, मरमेड यानी कि मत्स्यांगना। एक मरमेड यानी कि मत्स्यांगना जो कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली यानी कि बहुत ही आनंद से, ब्लिसफुली यानी कि आनंद से बह रही है। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बहना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। क्या तुमने अपना जो गृह कार्य है, होमवर्क यानी कि गृह कार्य जो है, क्या तुमने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। क्या तुमने अपना जो कमरा है उसको साफ कर लिया। टाइडी यानी कि साफ करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मुझे लगता है मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने को कहा था अमेंडा। क्लीन यानी कि साफ करना। अब अमेंडा वापस से जो सोच रही है वो कोष्टक के अंदर है। आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन यानी कि अनाथ। तो अमेंडा कह रही है कि मैं एक अनाथ हूँ।
रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट यानी कि सड़क, जो कि सड़क पर घूम रही है। रोमिंग यानी कि घूम रही है। I pattern soft dust with my hushed bare feet। और वो कह रही है कि मैं अपने शांत, हश्ड यानी कि शांत, मैं अपने शांत बेयर फीट यानी कि नंगे पैरों से, मैं अपने नंगे शांत नंगे पैरों से जो सॉफ्ट डस्ट है यानी कि मुलायम रेत है, उसमें पैटर्न बना रही हूँ यानी कि उसमें छाप छोड़ रही हूँ। जब आप मुलायम रेत पर चलते हैं तो आपके पैरों की छाप रह जाती है वहां पर, तो वह यही इसी बारे में सोच रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जो शांति है, साइलेंस यानी कि जो शांति है वह बहुत सुनहरी है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आजादी है, फ्रीडम यानी कि जो आजादी है वह बहुत ही ज्यादा मीठी है यानी कि स्वीट है। अब वापस हम देखते हैं कि कोई अमेंडा को डांट रहा है या टोक रहा है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, कि तुम्हारे जो मुहासे हैं, एक्ने यानी कि जो मुहासे हैं उनको ध्यान में रखो। रिमेंबर यानी कि उन्हें याद रखो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। अब अमेंडा के हम वापस से देखते कि अमेंडा के मन में क्या चल रहा है जब ये इंसान उससे ये सब कह रहा है। तो अमेंडा सोच रही है आई एम रपुंजल, कि मैं रपुंजल हूँ। अब रपुंजल जो है, जैसे कि आपको पता होगा कई लोगों को, कि वह एक प्रिंसेस या कह सकते हैं एक राजकुमारी थी, जिसको एक चुड़ैल ने बंद कर दिया था मीनार में। तो उस रपुंजल के बहुत ही लंबे सुनहरे थे। तो उस रपुंजल की बात हो रही है यहाँ पे कि अमेंडा सोच रही है कि मैं रपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। टावर यानी कि मीनार, तो जो जिंदगी है मीनार में वो बहुत ही ट्रैंक्विल और रेयर यानी कि बहुत ही शांत, ट्रैंक्विल यानी कि शांत, वह बहुत ही शांत और रेयर है यानी कि एक तरीके से असाधारण है। तो रेयर का मतलब हो गया असाधारण है, कि मीनार में जो जिंदगी है वो बहुत ही शांत और असाधारण है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने जो चमकते हुए बाल हैं, ब्राइट यानी कि चमकते हुए, जो मेरे चमकते हुए बाल हैं उन्हें कभी नीचे नहीं करूंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग यानी कि मुंह फुलाना, जैसा कि हम कभी कभार करते हैं जब हमें कोई चीज पसंद नहीं होती है या हमारे कोई कोई चीज करने का मन नहीं होता तो हम मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए वह इंसान अमेंडा से कह रहा है कि मुंह फुलाना बंद करो अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा मूडी यानी कि चिड़चिड़ी, तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी होती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमेंडा, कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग यानी कि परेशान करती हूँ। तो कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ अमेंडा। तो ये वो कविता है जिसको हम और अभी गहराई से पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवि अमेंडा नाम की एक लड़की के बारे में बात करता है, जिसे उसके माता पिता और बड़ों द्वारा लगातार एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने का निर्देश दिया जाता है।
तो जैसे कि मैंने कहा, अमेंडा जो एक लड़की है, उसके बारे में इस कविता में बात हो रही है और उसके जो माता-पिता या जितने भी उसके बड़े हैं घर में, वह हमेशा उसे टोकते रहते हैं। और एक पर्टिकुलर तरीके से, यानी कि एक खास तरीके से चीज़ें करने को निर्देश देते हैं। खास तरीके से चीज़ें करने का निर्देश देते हैं। जैसे कि आपने अभी इस कविता में देखा होगा कि नाखून मत काटो, चॉकलेट मत खाओ। तो वह उसे बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमेंडा से कहा जाता है कि वह अपने नाखून ना काटे, यानी कि जैसे कि आपने देखा कि वह अपने नाखून ना काटे, अपने कंधों को ना झुकाए और सीधे बैठे। यह सब सुनकर वह एक पन्ना समुद्र का सपना देखती है। यानी कि जैसे कि हमने कहा था, पन्ना जो कि एक रंग होता है, जो कि नीले और हरे रंग का होता है एक तरीके से। जब नीले और हरे रंग को आप मिला देते हैं, तो पन्ना रंग आता है, हल्का सा हरा और नीला मिक्स होके। तो पन्ने रंग के समुद्र का सपना देखती है वह, जहाँ वह एक मत्स्यांगना के रूप में स्वतंत्र रूप से रहती है। जहाँ पे वह एक मत्स्यांगना यानी कि मरमेड, जिसकी हमने कविता में पढ़ा कि वह एक मत्स्यांगना के रूप में आजाद है और वहां पर रह रही है अकेले। इसके बाद अमेंडा को अपना होमवर्क खत्म करने, अपने जूते साफ करने और अपने कमरे को साफ करने के लिए कहा जाता है। तो जो उसका गृह कार्य है, यानी कि जो उसका होमवर्क है, वह करना, उसके जूते साफ करना और अपने कमरे को भी साफ करने को कहा जाता है। इस समय अमेंडा अपने माता-पिता के नियंत्रण के बिना एक अनाथ बनना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने दुख की बात है कि अमेंडा के पास माता, लेकिन वह चाहती है कि वह अनाथ होती, वह अनाथ बनना चाहती है और मीठी स्वतंत्रता जो है उसका आनंद लेना चाहती है। कि वह चाहती कि अगर उसके माँ-बाप होते नहीं तो कोई उसे टोकता नहीं, कोई उसे चीज़ें करने को नहीं कहता और वो आज़ाद होती, स्वतंत्र होती। अमेंडा को चॉकलेट ना खाने, अपने मुहासों की देखभाल करने और बात करते समय बड़ों को देखने के लिए भी कहा जाता है। अमेंडा के विचार उसे परियों की भूमि पर ले जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, वह उस टाइम पे, उस समय जब उसके माता-पिता ये कह रहे हैं उसे कि चॉकलेट मत खाओ, मुहासों का ध्यान रखो और जब कोई बात कर रहा है तो उसे देखो उसकी तरफ, तब वह रपुंज़ल जो एक परी थी, यानी कि जो एक राजकुमारी थी, उसके बारे में सोचने लगती है। वह रपुंज़ल बनने का सपना देखती है और अपने चमकीले बालों को कभी कम नहीं होने देती। तो वह जैसे कि वो कहती है कि मैं अपने जो चमकीले बाल हैं, उन्हें कभी भी नीचे नहीं करूँगी। जैसा कि रपुंज़ल की कहानी में होता है कि रपुंज़ल जिस मीनार में रहती है, वो जब उस मीनार से अपने बाल नीचे गिराती है, तो जो चुड़ैल या डायन थी, वह उस पर चढ़कर और मीनार के अंदर आ जाती थी। तो जो अमेंडा है, वह कहती है कि मैं अगर मीनार में रही, जो कि वह रहना चाहती है रपुंज़ल की तरह, तो वह कभी भी अपने बाल नीचे नहीं गिराएगी ताकि कोई ऊपर आ सके। तो अपने चमकीले बालों को कभी कम नहीं होने देती है। अंत में विडंबना ये है, यानी कि अंत में जाके जो आप मान सकते हैं कि एक एक व्यंग जो है, जो विडंबना यानी कि जो व्यंग है, ये है कि उसे नाराज नहीं होने और मूडी ना होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं चाहता कि दुनिया यह सोचे कि वह अमांडा को परेशान कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो व्यंग आ रहा है सामने, कि
पहले तो उसके माता-पिता और जितने भी बड़े हैं घर में, वह उसे टोकते रहते हैं, उसे डाँटते रहते हैं। उसे डाँटते रहते हैं कि ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसे बैठो, ये मत खाओ। तो वह उसके पीछे पड़े रहते हैं। पर फिर वह उससे कहते हैं कि तुम नाराज़ मत हो और मूडी यानी कि मुँह फुलाकर मत बैठो, तो दिखेगा कि हम तुम्हें परेशान करते हैं, जो कि सच है कि जो उसके माता-पिता और घर में बड़े हैं, वह उसे परेशान ही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या विडंबना या व्यंग सामने आता है इस छंद में। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए वह है लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब ढील, आराम या सुस्त होता है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, जैसे इस शब्द को यूज़ किया गया था समुद्र को समुद्र का वर्णन करने के लिए कि वह शांत होगा, ट्रैंक्विल होगा। पैटर्न का मतलब होता है पैटर्न बनाना। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे अगर यहाँ पे जैसे मुलायम रेत की बात हो रही है, तो यानी कि जब आपके पैरों के जो छाप होते हैं, उन्हें भी पैटर्न कहा जा सकता है। ड्रिफ्टिंग का मतलब धीरे चलना या जैसे इस कहानी में बहना। जब वह मत्स्यांगना है तो वह चाहती है कि वह धीरे-धीरे बहती रहे पानी के साथ-साथ। अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो कि इस कविता से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? आपको क्या लगता है अमेंडा कितने साल की है? हाउ डू यू नो दिस? और आपको ये कैसे पता है? तो अमेंडा हमें ऐसा लगता है कि अमेंडा 9 की बच्ची है, जो कि स्कूल जाती है अभी। क्योंकि उसे जो कहा जा रहा है, जो उसके माता-पिता और सब उसे कह रहे हैं करने को कि जूते साफ करो, चॉकलेट मत खाओ, मुहासों का ध्यान रखो, सीधे बैठो, ये सब एक 9-10 साल के बच्चे को ही कहा जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है। तो इसलिए हमें लगता है कि अमेंडा 9-10 साल की है और इसलिए भी क्योंकि उसमें एक बचपना है, वह परियों के बारे में और मत्स्यांगना के बारे में सोचती है, तो इसलिए हमें लगता है कि वह 9-10 साल की बच्ची है। अब प्रश्न 2 है, हू डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? कि अमेंडा से कौन बात कर रहा है? स्पीकिंग यानी कि बात कर रहा है। तो अमेंडा से उसके माता या पिता में से ही कोई बात कर रहा है। पर क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घरों में माता का ही काम होता है कि वह जो बच्चे के व्यवहार है, उस पर ध्यान देती है, उसे सही करती है। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि इस कविता में माता जो है वह अमेंडा से बात कर रही है। प्रश्न 3 है कि जो छंद 2, 4 और 6 हैं, उन्हें पैरेंथेसिस यानी कि कोष्टक में क्यों लिखा गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो छंद हैं 2, 4 और 6 उन्हें कोष्टक में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि अमांडा जो है वह क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, मन की बात उसकी। तो इससे हमें ये पता चलता है। प्रश्न 4 है कि छंद 2, 4 और 6 में स्पीकर यानी कि कौन बात कर रहा है? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? और क्या आपको लगता है कि यह जो छंद 2, 4 और 6 में जो बात कर रहा है इंसान, वो उस इंसान की बात सुन रहा है जो छंद 1, 3, 5 और 7 में बात कर रहा है? यानी कि क्या अमेंडा
क्योंकि छंद 2, 4 और 6 में अमेंडा बात कर रही है। जैसे कि हमने पिछले वाले प्रश्न में भी देखा कि अमेंडा जो बोल रही है वह कोष्टक में लिखा गया है, तो छंद 2, 4 और 6 कोष्टक में है, उसको अमेंडा बोल रही है, अमेंडा वहां पे बात कर रही है। तो अब जो दूसरा भाग है इस प्रश्न का, उसमें वह कह रहे हैं कि क्या अमेंडा जो इंसान बात कर रहा है छंद 1, 3, 5 और 7 में, यानी कि उसकी जो माता है, अमेंडा क्या अपनी माता की बात सुन रही है? तो नहीं, अमेंडा अपनी माता की बात नहीं सुन रही है, क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। और वह सिर्फ जो उसकी माता कह रही है उसे, उसका जवाब दे रही है अपने ही मन में। तो इसलिए अमेंडा जो उसकी माता छंद 1, 3, 5 और 7 में कह रही है, उसको नहीं सुन रही है। प्रश्न 5 है, What would Amanda do if she were a mermaid? अमेंडा क्या करती अगर वो एक मरमेड यानी कि मत्स्यांगना होती? तो जैसा कि अमेंडा ने कहा कि वह सुस्त तरीके से जो पन्नी रंग का समुद्र है, उसमें बहती रहती, और वह चाहती है कि वह वहां पे अकेली होती और खुश होती। वह समुद्र में आजादी महसूस करना चाहती है। तो इसलिए अमेंडा अगर एक मत्स्यांगना होती तो वह ये सब करती। प्रश्न 6 है, इज अमेंडा एन ऑर्फन? ऑर्फन यानी कि मैंने आपको जैसे बताया था, अनाथ। क्या अमेंडा अनाथ है? वाई डज शी से सो? वो ऐसा क्यों कहती है? अमेंडा से कि आपको अगर कविता याद हो, उसमें अमेंडा कहती है कि वह चाहती है कि वह अनाथ होगी, तो वह ऐसा क्यों कहती है? तो अगर हम पहले भाग को देखें तो नहीं, अमेंडा अनाथ नहीं है क्योंकि उसके माता पिता हैं। वो अनाथ होना इसलिए चाहती है क्योंकि वह बहुत परेशान है अपने माता पिता की रोक टोक से, अपनी माता की रोक टोक से। और वह मीठी स्वतंत्रता महसूस करना चाहती है। महसूस करना चाहती है और इसीलिए वह कहती है कि काश मैं अनाथ होती, जो कि बहुत ही दुख की बात है कि उसके माता पिता हैं, पर क्योंकि वह इतना ज्यादा परेशान है उनसे, वह चाहती है कि वह उससे दूरी बनाकर रखे और वह चाहती है कि वह अनाथ होती। प्रश्न 7 है, क्या आप डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल? क्या आप रपुंजल की स्टोरी जानते हैं? व्हाई डज शी वांट टू बी रपुंजल? अमेंडा जो है, यहाँ पे शी यानी कि अमेंडा जो है, वह रपुंजल क्यों बनना चाहती है? तो रपुंजल की स्टोरी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर दोहरा देती हूँ कि रपुंजल एक राजकुमारी थी जिसको एक डायन ने एक मीनार में बंद कर रखा हुआ था। अब रपुंजल जो थी वो वहां पे बहुत, क्योंकि उसे आदत हो गई थी उस मीनार में रहने की, तो वह बहुत ही खुश और संतुष्ट थी वहां पर। जब भी उस डायन को मीनार के अंदर आना होता था तो रपुंजल अपने जो सुनहरे लंबे बाल थे उन्हें मीनार से नीचे गिराती और वह डायन उस पर चढ़कर आ जाता। लेकिन एक दिन रपुंजल की जो किस्मत है वह बदल गई, क्योंकि एक राजकुमार उस मीनार में आ गया। लेकिन फिर जब उस डायन ने राजकुमार और रपुंजल दोनों को सजा दी मिलने की वजह से, तो वह एक दूसरे से अलग हो गए और कई सालों बाद वह वापस मिले
और हमेशा के लिए साथ रहे। तो यह थी रपुंजल की कहानी। अब अमेंडा रपुंजल बनना चाहती है क्योंकि वह शांति से अकेला रहना चाहती है। जैसे कि रपुंजल रह रही थी उस मीनार में, और वह कहती है कि मैं अपने बाल भी नीचे नहीं गिराती ताकि कोई ऊपर आ सके। मतलब वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे परेशान करे उस मीनार में आकर, इसलिए वह अपने बाल नीचे नहीं गिराती अगर वह रपुंजल होती तो। तो इससे पता चलता है कि अमेंडा को किसी और की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। वह बस अकेले रहना चाहती है। प्रश्न 8 है, व्हाट डज द गर्ल yearn फॉर? कि अमेंडा जो है वह क्या चाहती है? yearn मतलब चाहती है, उसकी क्या इच्छा है? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? और ये जो कविता है यानी कि ये जो पोएम है वह आपको अमेंडा के बारे में क्या बताती है? तो अमेंडा जो है वह आजादी चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, और साथ ही साथ वह अकेले रहना चाहती है। यानी कि वह चाहती है कि कोई भी उसके आसपास ना रहे। और ये कविता हमें अमेंडा के बारे में क्या बताती है? तो ये कविता हमें अमेंडा के बारे में बताती है कि अमेंडा जो है वह अपने माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। और इसीलिए अ, हमें पता चलता है कि अमेंडा जो है वह उस हर बच्चे का प्रतीक है, हर बच्चे के लिए एक प्रतीक है जो कि ऐसी ही स्थिति में है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग, रंग या राष्ट्रीयता का हो। जो पारिवारिक समाज होता है वह चाहता है कि जो लोग हैं वो एक विशेष ढंग से या एक खास ढंग से ही व्यवहार उनका होना चाहिए, और इसीलिए बचपन से ही उनके अंदर उनकी जो ट्रेनिंग है या उनको जो ये सिखाना होता है वह बचपन से ही शुरू हो जाता है। और इसी वजह से बच्चों का जो माता पिता है वे बच्चों की मासूमियत और जो उनके सोचने का स्तर है, यानी कि उनके सोचने का जो एक लेवल है वह भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी छोटी उम्र में ही बच्चों की जो कल्पना है और जो कह सकते हैं कल्पना है और जो उनके विचार हैं वह बचपन में ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पारिवारिक समाज के ढंग से उन्हें व्यवहार करना सिखाया जाता है बचपन से ही, छोटी उम्र से। प्रश्न 9 है कि रीड द लास्ट स्टैंजा, यानी कि जो आखिरी छंद है उसे पढ़िए। क्या डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? क्या आपको लगता है अमेंडा जो है वह सल्किंग यानी कि मुंह फुलाकर बैठी है, या मूडी है यानी कि चिड़चिड़ी है? तो आखिरी जो छंद है अगर हम उसे पढ़ें तो उससे ऐसा नहीं लगता कि अमेंडा जो है वह
चिड़चिड़ी है या वह मुँह फुलाकर बैठी हुई है। वह बस उसके माता-पिता जो कह रहे हैं, उसमें रुचि नहीं दिखा रही है। जो उसकी माता उसे ताने मार रही हैं, वह उसमें रुचि उसकी नहीं है और इसीलिए वह उनकी बात सुन भी नहीं रही है और अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। वह बस कह सकते हैं उसकी जो खुद की कल्पना है और जो उसके विचार हैं, की परवाह करती है और जो उसके माता-पिता उसे व्यवहार सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उसके लिए अपनी कल्पना और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए नहीं, अमांडा ना ही चिड़चिड़ी है और ना ही वह मुँह फुलाकर बैठी हुई है, यानी कि ना ही वह उदासीन है। अब अगली बार हम इसी कविता को यानी कि अमांडा कविता को वापस से दोहराएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।